संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ में रूप का लक्षण चल रहा था। मूल में रूप का लक्षण किया है, उसके ऊपर जो पदकृत्य है उसका चिंतन हम लोगों ने किया। फिर सब शास्त्रार्थ होने के बाद रूप का लक्षण बना। क्या बना? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणवत्वं रूपस्य लक्षणम्। है कि नहीं? क्या क्या? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणवत्वं व गुणत्वम्। अर्थ एक ही है, गुणवत्वं रूपस्य लक्षणम्। हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, क्या बोला? क्या हुआ लक्षण? बोलो एक बार। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणवत्वं रूपस्य लक्षणम्। बराबर, ठीक है। रूप का लक्षण बन गया। कोई भी लक्षण बनने के बाद उसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष नहीं चाहिए। बराबर है कि नहीं? तो बताइए आप लोग, यह लक्षण घट के रूप पर जा रहा है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं जा रहा है? घट का जो रूप है उसका रूप का ही तो लक्षण है ना। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। क्यों? चक्षुर मात्र ग्राह्य है। घट का रूप अन्य इंद्रियों को समझ में आता है क्या? नहीं, केवल चक्षु के द्वारा ही ग्राह्य है। कौन? घट का रूप चक्षुर मात्र ग्राह्य है। और विशेष गुण भी है। कौन? रूप। तो लक्षण गया। बराबर। पट के रूप के ऊपर लक्षण जाएगा कि नहीं? जाएगा। मठ का जो रूप है उस रूप पर लक्षण जाएगा कि नहीं? जाएगा। समझ में आई बात? ध्यान दीजिए। परमाणु क्या लिया अभी? परमाणु। किसका परमाणु लेंगे? पृथ्वी का लीजिए, अथवा जल का लीजिए, अथवा तेज का लीजिए। तीनों में से कोई भी ले सकते। वायु का परमाणु नहीं ले पाएंगे क्योंकि वायु में रूप होता ही नहीं है। लेकिन समझ लीजिए, पृथ्वी का परमाणु लिया या जल का परमाणु लिया या तेज का लिया, उस परमाणु में भी रूप है क्या? नहीं है। और जैसे घट का रूप उस पर लक्षण जा रहा है, पट का जो रूप उस पर लक्षण जा रहा है, और सभी मठ का रूप उस पर भी लक्षण जा रहा है, उस प्रकार परमाणु का जो रूप है उस पर भी लक्षण जाना चाहिए। है कि नहीं? जाना चाहिए। लेकिन उस परमाणु के रूप पर ये लक्षण जाएगा या नहीं जाएगा, इसका विचार करना है। तो लक्षण क्या है? बोलो एक बार। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणवत्वं रूपस्य लक्षणम्। वो तो परमाणु का रूप भी विशेष गुण ही है, उसमें कोई बात नहीं, वो तो ठीक है आगे वाला। लेकिन चक्षुर मात्र ग्राह्य होना चाहिए ना। तो परमाणु का ग्रहण होता है क्या? चक्षु के द्वारा नहीं। गुणी ऐसा जो परमाणु है कि नहीं, उसका ही यदि चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है तो उस परमाणु में रहने वाला जो गुण, रूप नाम का गुण, उसका प्रत्यक्ष चक्षु के द्वारा होगा क्या? नहीं। लक्षण नहीं जा रहा है। फिर चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व ये पद जा रहा है क्या उसमें? नहीं जा रहा है। तो लक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य क्या है? रूप। लक्ष्य क्या है? रूप। यदि लक्ष्य रूप है तो सभी लक्ष्यों पर लक्षण जाना चाहिए। तो बहुत जगह जा रहा है और एक आदि लक्ष्य में लक्षण नहीं जा रहा है तो क्या हो गया? वो फिर एक आदि लक्ष्य पर लक्षण नहीं जा रहा है तो क्या हुई? अव्याप्ति। क्या हुई? अव्याप्ति। ये पूरे लक्षण की क्या हुई? अव्याप्ति। समझ में आया? कौन लक्षण? बोलो एक बार रूप का। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणवत्वं रूपस्य लक्षणम्। है कि नहीं? ये रूप का लक्षण परमाणु के रूप पर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो क्या हुई? अव्याप्ति। समझ में आया? लक्षण नहीं जा रहा, ये बात समझ में आई? फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर ग्रंथकार विचार कर रहे, चलो एक बात काम करो, इस लक्षण को छोड़ दो, दूसरा लक्षण बना लेंगे। क्या करेंगे? दूसरा लक्षण बना लेंगे। है कि नहीं? मतलब ये भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन दूसरा लक्षण बनाएंगे जिससे कि अव्याप्ति नहीं होगी। फिर क्या लक्षण बनाना पड़ेगा? देखिए पदकृत्य में अंतिम की पंक्ति, वस्तुतस्तु, मिला पंक्ति, वस्तुतः तो परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय, मिला,
परमाणु रूप पर क्या हो रही है? अव्याप्ति। कौन से लक्षण की? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। बोलो भाई। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। इसकी क्या हो रही है? अव्याप्ति हो रही है। कहाँ पर? परमाणु के रूप में। पंक्ति देखिए, वस्तुतस्तु परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वस्य विवक्षणीयतया विशेष पदम न देयम। चलो भाई ध्यान दीजिए, अभी लक्षण दूसरा बना लेंगे। क्या करेंगे? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वम रूपस्य लक्षणम। बोलो। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वम रूपस्य लक्षणम। पुनः एक बार। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वम रूपस्य लक्षणम। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। चक्षुर्मात्र ग्राह्य कौन? जाति। चक्षुर्मात्र ग्राह्य चाहिए कौन? जाति। और उस जाति वाला जो होगा उसको बोलेंगे क्या? रूप। उसको बोलेंगे रूप। और देखिए और एक बात, जाति एक ही होती है, जाति नाना नहीं। जैसे घट में रहने वाली जाति घटत्व, तो जितने भी घट हो जगत में, किसी भी जगत में हो, चाहे भूतकाल के घट हो, भविष्य काल के हो, वर्तमान काल में कहीं के भी घट हो, सभी घटों में रहने वाली घटत्व जाति कितनी है? एक ही है। सभी मनुष्यों में रहने वाली मनुष्यत्व जाति कितनी है? एक ही है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? उस प्रकार कोई भी जाति लीजिए, जाति एक ही होती है। मतलब रूपत्व जाति वो एक ही है, घटत्व जाति एक ही है, वृक्षत्व जाति एक ही है। इतना बात समझ में आया? ध्यान दीजिए। अब लक्षण क्या बनाया? बोलो एक बार। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वम रूपस्य लक्षणम। पुस्तक में नहीं पढ़ना, ध्यान दीजिए। अब देखिए, घट सामने रखा है। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होता है या नहीं? होता है। तो घट का प्रत्यक्ष होता है तो घट में रहने वाले घटत्व जाति का भी प्रत्यक्ष होता है। समझ में आया कि नहीं? बराबर। तो चक्षु के द्वारा ग्राह्य जाति घटत्व जाति भी है कि नहीं? है। लेकिन घटत्व जाति को हम ले सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? घटत्व जाति चक्षु के द्वारा ग्राह्य नहीं है क्या? है। लेकिन नहीं, गुण पर दिया ही कहा। अभी लक्षण क्या बना है? बोलो। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वम। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति को पकड़ना है। समझ लीजिए, जाति लिया घटत्व जाति, तो चक्षु के द्वारा ग्राह्य है कि नहीं? है। लेकिन उस जाति को ले सकते हैं क्या? क्यों नहीं ले सकते? चक्षु के द्वारा ग्राह्य नहीं है क्या घटत्व जाति? है। लेकिन चक्षुर्मात्र ग्राह्य नहीं है। क्या? चक्षुर्मात्र ग्राह्य नहीं। त्वग इंद्रिय के द्वारा भी घटत्व जाति का ज्ञान हो जाता है। जैसे त्वग इंद्रिय को घट समझ में आता है ना, तो घट का ज्ञान होता है, तो घटत्व का भी ज्ञान त्वग इंद्रिय को होता है। तो घटत्व जाति का ज्ञान केवल चक्षु के द्वारा होता है क्या? नहीं। इसीलिए घटत्व जाति तो है, चक्षु के द्वारा उसका ग्रहण भी होता है, लेकिन वो चक्षुर्मात्र ग्राह्य नहीं है। अब समझ में आया? तो दुनिया में बहुत सारी जातियां है, घटत्व, पटत्व, मठत्व, मनुष्यत्व, पृथ्वीत्व आदि आदि। इन हजारों जातियों में से ऐसी कोई जाति आप लोग खोजिए कि जो केवल चक्षु के द्वारा ही ग्राह्य है, अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। ऐसी कोई जाति मिल सकती है? चक्षुष्को जाति का भाव मन से ऐसे विचार करके बोलना है। ऐसी जाति खोजिए कि जिसका केवल चक्षु के द्वारा ही ग्रहण होता है। बोलो, कोई है? परमाणु का ग्रहण ही नहीं होता, दूसरी जाति का ग्रहण कहां से होगा? घटत्व जाति है क्या ऐसी? नहीं है। पटत्व जाति है क्या? मठत्व जाति है क्या? नहीं है। फिर कोई जाति मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? हार गए? नहीं हारे तो बताओ। हार गए तो बताता हूं। क्या? त्रिश्रेणी क्या जाती है क्या? मन विचार करना बोलना है, बुद्धि को चलाना है, कॉपी नहीं करनी है। देखिए, हार गए आप लोग नक्की? हाँ। रूप में रहने वाली रूपत्व जाति। क्या? रूप में रहने वाली रूपत्व जाति। सीधी बात है ना,
यदि रूप का ग्रहण चक्षु के द्वारा और किसी से होता ही नहीं है रूप का, तो रूप में रहने वाले रूपत्व जाति का ग्रहण और किसी इंद्रिय से होगा फिर नहीं होगा। तो एक जाति मिल गई ना, कौन सी? रूपत्व जाति। कैसी है? चक्षुर मात्र ग्राह्य है। क्या मतलब? चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता है। समझ में आया? जैसे पट सामने रखा है और पट के ऊपर रूप है, तो रूप का ग्रहण चक्षु के द्वारा हो रहा है ना, तो उस रूप में रहने वाले रूपत्व जाति का भी ग्रहण किसके द्वारा हो रहा है? चक्षु के द्वारा हुआ, बरोबर। और वो रूपत्व जाति वाला जो जो होगा वही हमारा रूप है। तो रूपत्व जाति एक है कि दो? ने अनंत है, एक ही है। तो रूपत्व जाति वाला जो वो रूप है। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति, कौन जाति? रूपत्व जाति। लक्षण क्या है बोलो? चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्वम, म्हणजे जाति वाला। कौन सी जाति वाला? जो जाति केवल चक्षु के द्वारा ग्राह्य है। तो चक्षु के द्वारा ग्राह्य ऐसी जो कोई जाति आपको मिलेगी, उस जाति वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे रूप। अब समझ में आया? तो चक्षु के द्वारा ग्राह्य होने वाली जाति कौन सी जाति? रूपत्व जाति। और उस रूपत्व जाति वाला कौन है? रूप ही है। तो घट के रूप पर लक्षण गया कि नहीं? पट के रूप पर गया, मठ के रूप पर गया, परमाणु के रूप के ऊपर गया। क्योंकि उसका रूप का ग्रहण होता है या नहीं इसको भी मतलब नहीं। अभी ग्रहण हमको किसको करना है? जाति का। तो बोलेंगे भाई परमाणु के रूप का ही ग्रहण नहीं होता है, तो वहां के रहने वाले जाति का ग्रहण कैसे होगा? तो छोड़ दो ना, परमाणु का रूप का ग्रहण नहीं हो रहा है, लेकिन घट में रहने वाला जो रूप या पट में रहने वाला जो रूप, उस रूप में रहने वाली जो रूपत्व जाति, उसका तो ग्रहण हो रहा है ना। और रूपत्व जाति सब जगह क्या है? एक ही है। तो रूपत्व जाति वाला जैसा घट का रूप है, रूपत्व जाति वाला जैसा पट का रूप है, वैसा रूपत्व जाति वाला परमाणु का रूप भी है। तो लक्षण कर गया, समन्वय हो गया। बात समझ में आई? तो अव्यक्ति का हो रही थी लक्षण की परमाणु के रूप पर। अब परमाणु के रूप के ऊपर भी लक्षण गया कि नहीं? गया। तो अव्यक्ति का वारण हुआ, लक्षण बन गया। तो बोलो एक बार लक्षण, बोलो। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्वम रूपस्य लक्षणम। एक बार, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्वम रूपस्य लक्षणम। अब समझ में आया? अव्यक्ति का वारण हुआ। लेकिन कोई बोलेगा पूर्व पक्षी, ये बोलेंगे ठीक है, वो तो परमाणु के रूप पर भी लक्षण गया है ना, अव्याप्ति नहीं रही, लेकिन अतिव्याप्ति हो जाएगी। पूर्व पक्षी क्या बोलेगा? अतिव्याप्ति। बोलेगा अब कहा अतिव्याप्ति होगी भाई? इसका मतलब चक्षुर मात्र ग्राह्य, केवल चक्षु के द्वारा ग्राह्य जैसी रूपत्व जाति है, ऐसी और भी कोई जाति न होगी, तभी तो अतिव्याप्ति हो रही ना, है ना? तभी तो क्या हो रही है? अतिव्याप्ति। ऐसी और दूसरी कौन जाति है कि जो केवल चक्षु के द्वारा ही ग्रहण की जाती है? देखिए, झरोखे में जो त्रसरेणु दिखता है, त्रसरेणु जानते हैं? त्रेणुक। वो त्रसरेणु कौन से इंद्रियों को ग्रहण होता है? चक्षु को। त्वक इंद्रिय को नहीं, रसन इंद्रिय को नहीं, श्रोत्र को किसी इंद्रिय को नहीं, केवल चक्षु को ही ग्रहण होता है। कौन? त्रसरेणु, है कि नहीं? फिर त्रसरेणु यदि केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण होता है, तो उसमें रहने वाली त्रेणुकत्व जाति या त्रसरेणुत्व जाति, उसका भी ग्रहण किससे होगा? केवल चक्षु के द्वारा होगा। समझ में आया कि नहीं? और आपका लक्षण क्या है? चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्वम रूपस्य लक्षणम। लक्षण किसका किया है? रूप का। कैसे? चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति, कौन जाति ली थी? रूपत्व। उस प्रकार चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति और एक मिल गई, कौन? त्रसरेणुत्व। और उस त्रसरेणुत्व जाति वाला कौन हो जाएगा? त्रसरेणु। तो उस पर मिल गया लक्षण। लक्षण कर रहे किसका? रूप का। गया कहां पर? त्रसरेणु में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। नहीं समझ में आ रहा है? वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में एक पद जोड़ना पड़ेगा। कौन सा? गुण पद देना पड़ेगा। क्या जी? गुण पद। तब लक्षण बन जाएगा क्या? चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। बोलो एक बार, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। ठीक है।
अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? समझ लीजिए, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति दो, रूपत्व त्रसरेणुत्व। समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए त्रसरेणु ले लिया, त्रसरेणुत्व जाति ले लिया। उस जाति वाला कौन हुआ? त्रसरेणु, त्रेणुक। लेकिन वो गुण है क्या? नहीं, वो तो द्रव्य है कि नहीं? कौन? त्रसरेणु क्या है? द्रव्य। गुण हमको क्या चाहिए? चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति वाला होते हुए गुण भी चाहिए। त्रसरेणु चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति वाला तो है, लेकिन गुण नहीं। और रूप पर जाएगा कि नहीं लक्षण? जाएगा। क्यों? रूप कैसा है? चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति वाला भी है और गुण भी है। तो रूप में लक्षण गया और त्रसरेणु में नहीं गया, तो अतिव्याप्ति का वारण हुआ, फिर लक्षण बन गया। तो बोलो क्या लक्षण बना? रूपस्य लक्षणम हो गया भाई। तो दो लक्षण सिद्ध हुए रूप के, ठीक है ना? तो पहला क्या था? चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। यह दूसरा, चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम हो गया ना? पंक्ति देखिए, मिला सबको? वस्तुतस्तु परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत्वस्य विवक्षणीयतया, ऐसी विवक्षा होने से विशेष पदम न देयम। विशेष गुण ऐसा दिया था ना, वो विशेष पद देने की जरूरत नहीं है। त्रेणुकादि वारणाय गुण पदम तु देयम, किंतु बोल रहे हैं त्रेणु के ऊपर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए गुण पद तो देना जरूरी है। फिर गुण पद देने के बाद लक्षण क्या बना? सब लोग मिलकर बोलो एक बार, चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम हो गया। अब देखिए हो गया पंक्ति। आगे चलिए, आगे क्या लिखा है? सप्तेति है ना? तो मूल में आया है, देखिए, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम, ठीक है ना? तो सप्तविधम, लेकिन सप्तविधम सात प्रकार का, लेकिन क्या समझ में आ रहा है कुछ? तो बोल रहे, क्या बोल रहे? रूपम इति अनुसज्जते। सप्तविधम शब्द के बाद क्या समझना है? रूपम इति अनुसज्जते, मतलब उसकी अनुवृत्ति लाना है पीछे से। तो मूल में देखिए, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, वहां पर रूप आया ना? आगे तच्च वह रूप तो शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम रूपम इत्यर्थ। रूप शब्दों को समझना है, लिखना नहीं। सात प्रकार का क्या है? रूप है। पीछे के रूप शब्द की यहाँ पर उसकी क्या करना है? अनुवृत्ति लाना है। वही बात बताया, रूपम इति अनुसज्जते हो गया ना? आगे चलिए, आगे क्या है? हाँ, रूप का हुआ ना भाई। तो चलो, गुण कितने हैं? 24। पहला रूप, दूसरा रस। अब रस का विचार कर रहे, फिर देखिए, रसनाग्राह्यो गुणो रसः सच मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः पृथ्वी जल वृत्तिः तत्र पृथ्व्यां षड्विधः जले मधुर एव हो गया। देखिए भाई, रसनाग्राह्यो गुणो रस। रसनाग्राह्य मतलब रसन इंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण होता है और जो गुण है उसको बोलेंगे क्या? रस। समझ में आया? सह रस, वो रस कितने प्रकार का है? 6। मधुर, मधुर मतलब गोड रस। जैसे उदाहरण, हाँ, गुलाब जामुन दया आवडतात का? चलिए, आम्ल, आम्ल मतलब आंबट है कि नहीं? लवण खारट, कटु कडू, कषाय तुरट, तिक्त तिखट। भेदात षड्विधः रसः,
सात 6 प्रकार का क्या है? रस है। आगे पृथ्वी जल वृत्ति, वो जो रस कहाँ रहता है? पृथ्वी में और जल में, 2 ही जगह रहता है, 2 द्रव्यों में रहता है। कौन? रस। तत्र पृथ्व्याम षड्विध, उसमें पृथ्वी में 6 प्रकार का रस रहता है कि नहीं? और जले मधुर है, जल में केवल मधुर रस है, मीठा है कि नहीं? कोई बोलेगा भाई जल में भी कभी कभी खारटपना लग जाता है। समुद्र का पानी पी के देखा है कि नहीं? देखा है? तो कैसा था? खारट था। तो कैसा हो गया? वो पृथ्वी के संबंध उसके साथ आया है कि नहीं? विशिष्ट प्रकार के पृथ्वी के साथ संबंध आया, इसलिए वो लग रहा है क्या? खारट। वैसा तो वैसा नहीं होता है। जल कैसा होता है? मधुर। ठीक है। और पृथ्वी में 6 प्रकार के रस है कि नहीं? मिला है कि नहीं कभी? जैसे क्या, मिर्ची खाई तो तीखी लग गई, नींबू खाया तो आमलट लग गया, है कि नहीं? कच्चा फल खाया तो तुरट लग गया। आवड़ा, आवड़ा पता है? अमलक, वो खाया तो कषाय रस। समझ में आया? चलिए भाई पदकृत्य में जाएंगे अभी। रसनेति रसत्वादि वारणाय गुण इति, मिला? चलो मूल में रस का लक्षण क्या है? बोलो क्या लक्षण है? मतलब रसन ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम् रूपस रसस्य लक्षणम। बोलो समझ लीजिए, गुण पद को हटा देंगे, रसनाग्राह्य रस, इतना ही करेंगे तो क्या होगा? रसनाग्राह्य रस, रसन इंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण होता है उसको रस बोलो तो क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। कहा? रसत्व जाति में, क्योंकि रसन इंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण होता है, तो रसन इंद्रिय के द्वारा जैसा रस का ग्रहण होता है वैसा रसत्व जाति का भी ग्रहण होता है। लक्षण कर रहे किसका? रस का। जाकार है रसत्व जाति में, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? गुण पद दिया। गुण पद देने के बाद लक्षण क्या बना? रसनाग्राह्यो गुणो रसः, है कि नहीं? अब लक्षण रसत्व जाति में जाएगा क्या? क्यों? रसत्व जाति रसन इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होती है क्या? होती है, लेकिन गुण नहीं है। अब समझ में आया? वही तो गुण पद का क्या प्रयोजन? रसत्व जाति में अतिव्याप्ति, रसत्व जाति में अतिव्याप्ति न हो इसलिए क्या उपाय किया? गुण पद दिया। समझ में आया? फिर बोलेंगे, कोई बोलेगा इतना ही करो ना, गुण रस, जो गुण है उसको बोलो क्या? रस। तब क्या होगा? हाँ, अन्य जो रूपादि गुण है उस पर क्या होगी? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? देखिए पंक्ति, रसत्वे अतिव्याप्ति वारणाय गुण पदम, है ना? आगे क्या है? रसत्वादि वारणाय गुण इति, मिला? रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय रसन इति, अन्य गुण जो रूपादि है उस पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? रसनाग्राह्य। चलिए, तत्रेति, तत्र पद आया मूल में, मिला? कहा है? तत्र पृथ्व्याम षड्विध। तत्र इति, तत्र शब्द का अर्थ लिख रहे, तत्र मतलब पृथ्वी जलयो हो इत्यर्थः। तत्र शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी और जल में। आगे षड्विध इति, मिला ना? षड्विध है ना वो पर, क्या? तत्र पृथ्व्याम षड्विध, उसका अर्थ लिख ले, अत्र रस इति अनुवर्तते। षड्विध 6 प्रकार का क्या? रस। तो पीछे का जो रस शब्द है उसको यहाँ पर ले आना है, उसको बोलते हैं अनुवर्तन, अनुवृत्ति। समझ में आया? तो चलिए, कहा था रस शब्द? रस मूल में रसनाग्राह्यो गुणो रस। फिर उसके आगे क्या लिखा है? सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेद षड्विध, षड्विध रस, ऐसा समझना है। आगे चलेंगे। आगे गुण है गंध, बराबर, उसका लक्षण कर रहे। 24 गुणों में से तीसरा गुण है गंध। तो देखिए, घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध, बोलो भाई, सच द्विधा सुरभि असुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति। ठीक है। देखिए, घ्राण ग्राह्य, घ्राण मतलब
घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण होता हुआ जो गुण हो उसको बोलेंगे क्या? ध्यान दीजिए, गुण गंध इतना ही लक्षण किया था, क्या होगा? अन्य गुणों पर अतिव्याप्ति होगी। अन्य गुणों पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? घ्राण ग्राह्य। ठीक है, फिर बोलेंगे उतना ही लक्षण कर दो। घ्राण ग्राह्य गंध, क्या लक्षण करेंगे? गंध क्या होगा? अतिव्याप्ति कहां पर? बराबर है, गंधत्व जाति पर क्या होगी? क्योंकि गंधत्व जाति भी कैसी है? घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है। समझ में आया? देखिए पंक्ति, घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध सच द्विध। वो गंध कितने प्रकार का है? दो। कौन कौन? सुरभि असुरभिश्च। सुरभि मतलब सुगंधी, असुरभि मतलब दुर्गंध। दोनों प्रकार का गंध है। और वो गंध कहाँ रहता है पता है? पृथ्वी मात्र वृत्ति, मतलब केवल पृथ्वी मध्येच रहता है, मतलब बाकी के द्रव्यों में रहता पृथ्वी मात्र वृत्ति, मतलब अन्य द्रव्यों में नहीं रहता है और पृथ्वी में रहता है। ये उसका अर्थ है कि नहीं? जैसे किसी को बोल दिया तुम मीच जेवायला या, म्हणजे काय? तुम्हाला सोडून दुसरे कोणी येऊ नका आणि तुम्ही या, हा त्याचा अर्थ आहे ना. सर्व ठिकाणी असाच अर्थ लावायचा. लागलं? चलिए भाई, सद्विध स्वरभि असुरभिश्च पृथ्वी मात्र पुढे पदकृती आहे की नाही? आहे ना. चला, घ्राण ग्राह्य इति गंधत्वादवती व्याप्ति वारणाय गुण इति. गंधत्व इत्यादि प्रतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया. कौन सा? गुण. गुण पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? घ्राण ग्राह्य गंध. घ्राण ग्राह्य गंध, इतना ही लक्षण करेंगे तो क्या होगा? गंधत्व जाति पर अतिव्याप्ति होगी. घ्राण ग्राह्य कौन? रसत्व जाति है क्या? गंधत्व है ना. देखिए, गंधत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति. समझ में आया? पदच्छेद करने आना चाहिए आपको. आगे की पंक्ति पढ़ो, कौन पढ़ता है? रूपादि है ना कुछ? हाँ बोलो, कौन बोलता है? रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय. कौन संधि हुई? हर एक जगह मैं पूछूंगा भी जो संधि हुई है, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा. पदच्छेद करके आना चाहिए, करना आना चाहिए. ठीक है ना जी? चलिए, रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय, रूप इत्यादि के ऊपर अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया. कौन सा? घ्राण ग्राह्य है कि नहीं? घ्राण ग्राह्य पद को निकाल देंगे लक्षण में से तो लक्षण क्या बचेगा? गुणः गंध है ना. इतना ही लक्षण बचेगा तो क्या होगा फिर? अन्य गुण पर अतिव्याप्ति होगी. अन्य गुण पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? घ्राण ग्राह्य. अब रूप पर अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? रूप गुण नहीं है क्या? लेकिन घ्राण ग्राह्य नहीं है. तो देखिए, रूपादवती व्याप्ति वारणाय घ्राण ग्राह्य इति. मिला ना? तो क्या लक्षण बना गंध का? घ्राण ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षण गंधस्य लक्षणम्. बोलो, घ्राण ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं गंधस्य लक्षणम्. क्या? घ्राण ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं गंधस्य लक्षणम्. चलिए पदकृति में आगे, पृथ्वी इति है कि नहीं? तो कोई बोले कि भाई केवल पृथ्वी में गंध रहता है, आपने ऊपर बोल दिया, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है. क्योंकि कभी कभी जल में भी गंध की प्रतीति आती है. वो कैसे आती है फिर? उसका उत्तर दे रहे कि जल में या और किसी में भी गंध नहीं होता है. लेकिन यदि जल में गंध की प्रतीति हो रही हो तो समझ लेना चाहिए उस जल के साथ संबंध आया. किसका? पृथ्वी का. लेकिन कौन से पृथ्वी? कोई सड़ा गला हुआ फल आदि फूल कुछ डाल दिया जल में तो पृथ्वी का संबंध आया, इसीलिए उस जल में गंध आ रहा है. जल में गंध नहीं होता है. बात समझ में आई? देखिए, पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रतीति सत्वम. हो गया ना? पृथ्वी का संबंध यदि जलादि के साथ आएगा तब उसमें गंध की प्रतीति होगी. ये वो अन्वय, तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय. वही पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रतीति सत्वम, मतलब पृथ्वी का संबंध आने पर गंध की प्रतीति होती है.
और अब व्यतिरेक, पृथ्वी संबंधाभावे गंध प्रतीति अभाव। पृथ्वी का संबंध यदि जलादि के साथ नहीं रहेगा तो गंध की प्रतीति भी नहीं आएगी। ये हुआ क्या? व्यतिरेक। तदभावे तदभाव व्यतिरेक, तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः। क्या? तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः। जैसे उदाहरण क्या? कुलाल सत्वे घट सत्वम अन्वय है कि नहीं? क्यों? कपाल सत्वे घट सत्वम अन्वय, और कपालाभावे घटाभाव, ये क्या हुआ? अभाव को लेकर बोलेंगे तो व्यतिरेक है कि नहीं? भाव को लेकर बोलेंगे तो अन्वय। चलिए आगे, पृथ्वी संबंधाभावे गंध प्रतीति अभाव इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। मिला पंक्ति? इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पृथ्वी गंधस्य एव जले प्रतीति बोध्या, है कि नहीं? क्या? पृथ्वी गंधस्य एव, पृथ्वी के गंध की ही जल में प्रतीति होती है, यदि होगी तो। ऐसे स्वतंत्र रूप से जल में गंध नहीं होता है। इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, मतलब इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ये बात इस बात को पता चलता है क्या? पृथ्वी गंध की ही जल में प्रतीति होती है। एवं वायु अपि, इसी प्रकार वायु में भी कभी कभी हम लोग चलते हैं रास्ते से तो वायु आती है, दुर्गंध लगता है, कभी कभी सुगंध लगता है। समझ में आया? जैसे फूल का बगीचा हो अगल बगल में तो सुगंध आएगा, है कि नहीं? और कभी कभी दुर्गंध भी आता है। समझ में आया कि नहीं? तो वो भी क्या? उस वायु के साथ उस प्रकार की पृथ्वी का संबंध आया, इसीलिए गंध की प्रतीति आ रही है। किसमें? वायु में। और पृथ्वी का संबंध वायु के साथ नहीं रहेगा तो वायु में गंध की प्रतीति नहीं होगी। इससे पता चला कि गंध केवल पृथ्वी में ही रहता है, वायु या जल आदि में गंध रहता नहीं। एवं वायु अपि, लग गया? आगे देखिए, शंका कर रहे हैं। ननु देशांतर कस्तूरी कुसुम संबद्ध पवनस्य एतद् देशे तत्संबंधाभावात् गंध प्रतीति अनुपपत्ति। ठीक है, अब देखिए भाई, बोल रहे हैं कि वायु में गंध नहीं होता, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। पूर्व पक्षी बोलता है, मतलब उसका कहना यह है कि वायु में भी गंध मानना चाहिए। कौन बोल रहा है? कैसे वायु में गंध मानना चाहिए? वो युक्ति दे रहा है। ध्यान दीजिए, पुस्तक में मत देखिए। वो क्या दे रहा है? युक्ति। क्या युक्ति? युक्ति ये देता है, वो समझ लीजिए, कहीं पर 1 किलोमीटर पर कस्तूरी रखी हुई है। क्या रखी है? कस्तूरी। कस्तूरी मतलब क्या? मृग नाभि में, हरिण की नाभि में होती है। सभी हरिण की नाभि में नहीं होती है, किसी किसी हरिण की नाभि में होती है। और उसको यदि मिल जाती है तो बहुत सुगंधी है। उसके ऊपर कितना भी कपड़ा लपेट देंगे तो भी उसका गंध रुकता नहीं है। उसको सूंघेंगे तो घोड़ा ना फुटून जाता है कि नहीं? क्या हुआ? नाकातून खून आने लगता है, इतना बहुत जबरदस्त गंध होता है उसका। समझ में आया? ये होता है क्या? कस्तूरी, है कि नहीं? और यदि किसी को मिल जाए तो उसके जैसे श्रीमंत आदमी फिर कोई नहीं है। समझ में आया? 70,000 रुपए 1 ग्राम में बिकती है। यदि आपको 100-200 ग्राम की मिल जाए तो पैसा ही पैसा हो जाएगा आपके पास। समझ में आया? हाँ, जाने दो। तो कस्तूरी लिया, रखा है कहाँ पर? 1 किलोमीटर दूर पर, और यहाँ हम लोग हैं। अब हमको सुगंध आ रहा है। समझ में आया? लेकिन पूर्व पक्ष बोल रहा है कस्तूरी रखी वहां, वायु का संबंध कस्तूरी के साथ है, बात सही। लेकिन कौन से वायु के साथ कस्तूरी का संबंध है? उस देश में जो वायु है उसका संबंध उस कस्तूरी के साथ है। यहां पर जो वायु है उसका संबंध उस कस्तूरी के साथ है क्या? नहीं। तो भी वायु में सुगंध आ रही है ना, इसका मतलब वायु में सुगंध मानना चाहिए। हाँ, आपकी बात हम तब मानते क्या? पृथ्वी का संबंध होगा तो गंध, नहीं होगा तो गंध नहीं। लेकिन इस वायु के साथ उस कस्तूरी का संबंध है ही कहा? गंध तो आ रही है, इसका मतलब वायु में ही क्या मानो? गंध मानो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है। समझ में आया? अथवा फूल का बगीचा रखा हुआ है और यहां पर गंध आ रहा है, पवन का संबंध उस वहां पर है कि नहीं? उस पवन का संबंध उस गंध के फूल के साथ है।
यहाँ का जो पवन है उस पवन का, वायु का संबंध उस फूल के साथ है क्या? लेकिन गंध तो आ रही है, इसका मतलब वायु में गंध मानना। कौन बोल रहा है? उस पर सिद्धांती बोलते हैं अरे भाई वायु में गंध नहीं होता है। बोलेंगे फिर कैसी वायु में गंध आ रही है? देखो वहां की जो कस्तूरी अथवा फूल का बगीचा है ना, वहां वायु क्या करता है, वहां के त्रसरेणु को उठाता है। कस्तूरी के त्रसरेणु अथवा फूल के त्रसरेणु, और वायु क्या करता है, उड़ा के आपके नाक के पास ले आता है और उस त्रसरेणु का घ्राण इंद्रिय के साथ संबंध हो जाता है, इसलिए गंध की प्रतीति होती है। वायु में गंध नहीं होता है। बात समझ में आ रही? तो फिर इसका मतलब क्या, वायु में गंध नहीं, ये सिद्ध कर दिया किसने? सिद्धांतियों ने। बराबर। इस पर पुनः पूर्व पक्षी बोलता है ठीक ठीक बराबर। यदि ऐसी बात है तो एक बात बताओ, समझ लीजिए आपके कहने के अनुसार। कौन बोल रहा है अभी? पूर्व पक्षी बोलता है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती तुम्हारे कहने के अनुसार यदि वहां के त्रसरेणु वायु ले आता है इधर, फिर वहां पर जाकर देखेंगे तो फूलों को ऐसे छिद्रा 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 दिखना चाहिए, क्योंकि वहां के त्रसरेणु उठा के ले आया ना, तो वो क्या दिखना चाहिए? छिद्र 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 दिखने चाहिए फूल में, और कस्तूरी कम होनी चाहिए। धीरे धीरे वायु क्या कर रहा है, उसके त्रसरेणु भाग के ले जा रहा है, तो धीरे धीरे त्रसरेणु क्या कस्तूरी कम होनी चाहिए। होती है क्या कम? नहीं। फिर कैसे बोल रहे हो कि वहां के त्रसरेणु वायु ले आता है करके? कौन बोला? इसका मतलब ये सिद्धांती जरा खोपड़ी जगह पर रखो, वहां के त्रसरेणु वायु नहीं लाता है। यदि लाता तो छिद्र होना चाहिए, कस्तूरी कम होनी चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। और वायु में गंध तो आ रही है, इसका मतलब वायु में गंध मानो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। समझ में आया? अब इस पर पुनः उत्तर देता है कौन? सिद्धांती। अरे भाई ये पूर्व पक्षी तुमको समझ में नहीं आता है। बोले क्या? हाँ। कौन बोल रहा है? सिद्धांती। देखो हम बता दें कि वायु वहां के फूल के त्रसरेणु ले आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और कस्तूरी के भी त्रसरेणु ले आता है। कौन? वायु। फिर पूर्व पक्षी क्या बोलेगा पुनः? छिद्र क्यों नहीं दिखते? तो उसका उत्तर देता है सिद्धांती, छिद्र क्यों नहीं दिखते हैं? देखो जो भोगता है ना, उस गंध का भोग लेने वाला है कि नहीं, उसके अदृष्ट से पुनः वहां पर क्या वो त्रसरेणु उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए वहां पर छिद्र छिद्र दिखाई नहीं देते हैं। बात खत्म। किसने उत्तर दिया? सिद्धांती ने उत्तर दिया। समझ में आ रही कि नहीं बात? छिद्र क्यों नहीं दिखाई देते हैं? भोक्ता के अदृष्ट से वहां पर पुनः नए नए त्रसरेणु उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए वहां पर फूलों को छिद्र छिद्र दिखाई, और कस्तूरी भी बढ़ती जाती है अदृष्ट के अनुसार, इसलिए वो कम नहीं होती। बात खत्म। लग गया? त्रसरेणु ले आता है वायु, इसका मतलब वायु में गंध नहीं है। समझ में आया? अब इस पर पुनः पूर्व पक्षी बोलेगा, ध्यान दीजिए। पूर्व पक्षी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप कहते हो कि भोक्ता को जो अदृष्ट है उस अदृष्ट के अनुसार पुनः त्रसरेणु उत्पन्न होते हैं, बराबर। तो हम रखेंगे बोले वहां पर कापुर। क्या रखेंगे? कर्पूर। जानते हैं कि नहीं कर्पूर को? हाँ, तो कापुर रखेंगे। फिर उसकी भी गंध यहां आ रही है, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या? हे सिद्धांती तुम्हारे कहने के अनुसार क्या वहां के त्रसरेणु यहां आ रहे हैं? ठीक। फिर थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे के बाद देखेंगे तो वहां कापुर नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर भोक्ता क्या अदृष्ट के अनुसार वहां कापुर उत्पन्न होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? जैसे फूल में त्रसरेणु पुनः उत्पन्न होते हैं तो और कस्तूरी भी बढ़ती है, तो फिर कापुर क्यों नहीं वैसा के वैसा रहता है या बढ़ता है? बताओ कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर देते सिद्धांती क्या? अरे भाई कापुर भी बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ता नहीं है। क्यों? भोक्ता का अदृष्ट यदि रहता तो कापुर बढ़ जाता। वहां पर भोक्ता का अदृष्ट है ही नहीं, तो कैसा बढ़ेगा? फिर फूलों में वहां अदृष्ट है इसलिए बढ़ जाते हैं वो त्रसरेणु। काम समाप्त। इसका मतलब त्रसरेणु को ले आता है कौन? वायु। है कि नहीं? इसलिए वायु में ऐसा लगता है भ्रम से कि गंध है, गंध वायु में नहीं होता है। समझ में आया?
हाँ, फिर त्रसरेणु ले आता है तो छिद्र क्यों नहीं दिखती, उसका भी उत्तर दे दिया। क्या उत्तर? अदृष्ट से पुनः उत्पन्न होते। कापुर में क्यों नहीं उत्पन्न होते? अदृष्ट नहीं है। जब तक अदृष्ट है तब तक वो बना रहता है कापुर दुकान में, 6 महीने भी रहता है, क्योंकि अदृष्ट है कि नहीं। खुला कर दिया, अदृष्ट समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे कापुर समाप्त हो जाता है। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रतीति सत्वम, पृथ्वी संबंधाभावे, मिला क्या पंक्ति? पंक्ति देखो, पृथ्वी संबंधाभावे गंध प्रतीत्याभावः इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पृथ्वी गंधस्य एव जले प्रतीति बोध्या। आगे, एवं वायु अपि, आगे, ननु देशांतरस्थ कस्तूरी, देशांतरस्थ कस्तूरी मतलब अन्य देशामध्ये, देश में रखी हुई कस्तूरी, और कुसुम संबद्ध पवनस्य, कुसुम मतलब फूल, उसके संबद्ध है कौन? पवन। पवनस्य एतद् देशे तत्संबंध अभावात, इस देश में हमारे पास उस पवन का संबंध है क्या? नहीं, उस पवन का संबंध वहां पर, यहां पर उस पवन का संबंध नहीं। एतद् देशे तत्संबंध अभावात गंध प्रतीति अनुपपत्ति, तो गंध की प्रतीति की क्या हो रही है? अनुपपत्ति हो रही है, मतलब गंध की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वायु का संबंध, वहां के वायु का संबंध वहां पर, और यहाँ की वायु में उस गंधक का संबंध, फूल का संबंध है नहीं, अनुपपत्ति। उत्तर दे रहे, न च वायवानित त्रेणुकादि संबंध, यही है ना, न च वायवानित त्रेणुकादि संबंध अस्ति एव इति वाच्यम न च वाच्यम। वाक्य के आरंभ में जो न है उसका अन्वय किधर होता है? वाच्यम के साथ, अंतिम में। तो वाक्य क्या बना? वायवानित है कि नहीं, कौन? वायु के द्वारा लाए गए त्रसरेणु, उसका संबंध है घ्राणेन्द्रिय के साथ, इसलिए प्रतीति हो रही है किसकी? गंध की। ऐसा यदि बोलोगे तो नहीं बोल सकते। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को त्रसरेणु यदि आते हैं या आप बोल नहीं सकते। क्यों? कस्तूर्या न्यूनता पत्ते है, यदि वायु वहां के त्रसरेणु ले आता है तो कस्तूरी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, न्यूनता पत्ते है। कुसुमस्य च सच्छिद्रत्वापत्ते है, और कुसुम मतलब फूल, उसको क्या होने चाहिए? छिद्र होने चाहिए। सच्छिद्रत्वापत्ते है इति चेत न, ऐसी शंका मत करो। सिद्धांती बोल रहे ऐसी शंका मत करो। क्यों? भोक्तृ अदृष्ट विशेषेण पूर्ववत त्रेणुकांतरादि उत्पत्ते है, मिला पंक्ति। भोक्ता अदृष्ट, भोक्ता जो है मतलब उस गंध को लेने वाला जो भोक्ता, उसके अदृष्ट के बल से पूर्ववत पहले की तरह ही क्या? त्रेणुकांतर, अन्य त्रेणु, अन्य नए नए त्रेणु क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। इसीलिए फूलों को छिद्र नहीं पड़ते हैं और कस्तूरी कम नहीं होती। भोक्तृ अदृष्ट विशेषेण पूर्ववत त्रेणुकांतरादि उत्पत्ते है। लग गया पंक्ति? आगे तो बोलेंगे भाई कर्पूरादौ तु, कापुर में क्यों उत्पन्न नहीं होते फिर त्रसरेणु पुनः? तो उसका उत्तर दे रहे, कर्पूरादौ तु तद अभावात, तद अभावात भोक्तृ अदृष्ट अभावात, वहां पर भोक्ता का अदृष्ट नहीं होता। न तथात्वम, न तथात्वम, न तथात्वम क्या? लगाओ पंक्ति। न तथात्व मतलब हाँ, मतलब न तथात्व मतलब पुनः क्या? त्रसरेणु की उत्पत्ति नहीं होती है, ये बात। भोक्तृ अदृष्ट विशेषेण पूर्ववत त्रेणुकांतरादि उत्पत्ते है। कर्पूरादौ तु तद अभावात भोक्तृ अदृष्ट अभावात, है कि नहीं? भोक्तृ अदृष्ट अभावात न तथात्वम, न तथात्व मतलब पूर्ववत त्रेणुकांतरादि उत्पत्ति ही न, पहली की तरह पुनः त्रेणुकांतरों की उत्पत्ति नहीं होती है। लग गया जी? न तथात्वम इति। लग गया भाई पूर्ण? अब चलेंगे आगे। आगे क्या है? हाँ, स्पर्श का विचार चल रहा है अभी।
बस क्या लेना है? हाँ बस बस तो बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय